नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापा क्या मारा, देश में ड्रग्स की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई। हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टियों के बारे में पता चल रहा है। फिर से बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है। युवा कैसे नशे की चपेट में है, यह सामने आ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में भारत में अवैध ड्रग्स तस्करी के 26,560 मामले दर्ज किए गए थे। ड्रग्स क्या होते हैं, कौन सी दवाओं पर प्रतिबंध है, कौन से ड्रग्स नशे में इस्तेमाल किए जाते हैं, एनसीबी कैसे काम करती है, दुनिया के अलग अलग देशों में ड्रग्स को लेकर किस तरह के कानून हैं, आज हमारे इस खास पेशकश में इन सारे सवालों के जवाब। सफेद मौत का काला कारोबार एक बार फिर से सुर्खियों में है। अफगानिस्तान के खेतों से पाकिस्तान के स्मगलरों तक, नेपाल म्यांमार की सरहदों से भारत के शहरों तक, अफीम की पैदावार से गांजे की अवैध खेती तक, चरस के नशे से हेरोइन की लत तक, एक्सटेसी के हाई से एमडीएमए की आदत तक, कोकेन से मॉर्फिन तक, स्मैक से हशीश तक, नशे के सौदागरों से नशे की आदी तक, नौजवान रगों में खून नहीं ड्रग्स दौड़ रहा है। कहीं हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टियों की भरमार है, कहीं हजारों किलो ड्रग्स पकड़ा जा रहा है। मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर एक ड्रग पेडलर की मुखबिरी पर एनसीबी के अधिकारी मेहमान बनकर जब क्रूज पर हो रही पार्टी में शामिल हुए तो चौंकाने वाली बातें सामने आई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। बॉलीवुड और ड्रग्स का पुराना रिश्ता एक बार फिर चर्चा में आया, लेकिन उससे भी बड़े और अहम सवाल सामने आ गए। हिंदुस्तान के युवा ड्रग्स के आदी क्यों हो रहे हैं? भारत में ड्रग्स की सप्लाई कहां से हो रही है? नशे का कारोबार खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा? आखिर नशे की लत लगती कैसे है? पहले ऐसी आदतें थी, मतलब हम रोड पे घूम रहे हैं, कुछ काम नहीं है, ऐसे वेले घूम रहे हैं, गलत लड़कों के साथ घूम रहे हैं। गलत लड़कों के साथ क्या, हमें लोग जो हम अच्छे हो ना तब भी हमें गलत वही समझेंगे। बस औरों के साथ घूमना, वो सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, उनके साथ वो कभी कभार हो जाता था। वो मतलब ऐसे करते थे कि मतलब तू आज पी, नहीं पिएगा तो फिर मतलब वो लड़ाई कर ले या कुछ भी ऐसा कुछ करने लग जाते थे। मतलब इस तरह व्यवहार उनका ऐसा हो जाता था कि पिएगा तो साथ रहेगा वरना नहीं रहेगा। जहां तक नशे की सवाल ही आज की बात नहीं है। दुनिया की किस भी कोने में जाइए, एंशिएंट सिविलाइजेशन जाइए, 5,000-6,000 साल से नशा किसी भी वजह से, चाहे वो स्पिरिचुअल की वजह से हो, चाहे वो स्टेमिना इंक्रीज के लिए हो, चाहे वो रिक्रिएशनल हो, ये नशे का प्रचलन बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। तो ये आज की बात नहीं है। तो खाली तरह तरह के लेने का तरीका बदल रहा है, सब्सटेंस का नेचर बदल रहा है, नए नए चीजें आ रहे हैं, कानून बन रहे हैं, कानून को तोड़ने के लिए भी नए नए चीजें आ रहे हैं, एफोर्डेबिलिटी बढ़ गया है। तो इसी में कोई नई बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट बताती है कि 2009 की तुलना में 2019 में भारत में ड्रग्स लेने वालों की संख्या 30% बढ़ गई थी। एक दूसरी रिपोर्ट कहती है कि भारत में इंजेक्शन से ड्रग्स लेने वालों की संख्या करीब 8.5 लाख है। कैसे फैल रहा है भारत में के युवाओं में नशे का कारोबार, देखते हैं। गुजरात के मुंद्रा में हजारों कंटेनरों के बीच 2 कंटेनर ऐसे थे जिन पर राजस्व खुफिया विभाग की नजर इसलिए पड़ गई क्योंकि भेजने वाले का पता शक पैदा कर रहा था।
20 फीट ऊंचे ये कंटेनर अफगानिस्तान के कंधार से आए थे। कहा गया कि इनके अंदर कॉस्मेटिक्स बनाने वाला रॉ मटेरियल टेल्क स्टोन है, जो विजयवाड़ा भेजा जाना था। डीआरआई के अधिकारियों ने जब इसे खोला तो टेल्क स्टोन के बैग्स के नीचे 3 टन शुद्ध अफगान हेरोइन निकली। ये देश में पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप थी, इतनी बड़ी कि मुंबई की 1.2 करोड़ आबादी को नशे में धुत करने के लिए काफी थी। न्यूयॉर्क में इसे बेचा जाए तो 15,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। ये पिछले 2.5 सालों में बरामद किए गए ड्रग्स की खेप के बराबर थी। हेरोइन के सफर की शुरुआत होती है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, जिनको ड्रग कंट्रोल एजेंसियां गोल्डन क्रीसेंट के नाम से जानती हैं, दुनिया में बनाई जाने वाली 83% अफीम का उत्पादन और वितरण इन्हीं देशों से होता है। नेटवर्क के जहां तक सवाल है, नेटवर्क में भी लोकलाइज, नेटवर्क में भी यानी सिटी बेसिस, नेटवर्क में भी यानी स्टेट बेसिस, इवन इंटरनेशनल नेटवर्क से, ये तो एक कॉमन शेयर्ड प्रॉब्लम है। ऑल द वर्ल्ड ओवर एवरी कंट्री इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम। सो नेटवर्क की जहां तक बात है, बड़े लेवल में हम अगर ये करें तो नेटवर्क में आप कोकेन अगर आप बात कर रहे हैं, कोकेन का प्रोडक्शन सेंटर है साउथ अमेरिका में, लेकिन आपको दुनिया के हर किसी कंट्री में कोकेन का यूज मिलेगा। जहां तक ओपियम और हीरोइन वगैरह की बातें हैं, वहां आपको तो आप जानते हैं कि दुनिया का 85 से 90% जो है इंडिया के ऊपर ही बन रहे हैं, चाहे वो इंडिया के साउथ ईस्ट में हो, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हो, या मैक्सिमो में हो, या मेक्सिको में हो। ये सब मेजर सेंटर्स हैं, लेकिन आपको दुनिया के हर कोने में एडिक्शंस मिलेंगे। सबसे पहले अफीम के पौधों के बल्ब से चिपचिपे पदार्थ को खुरच लिया जाता है, जिसको लैब में रिफाइन करके पहले अफीम बनाते हैं और फिर इसको प्रोसेस करके पाउडर की शक्ल में हेरोइन बनाया जाता है। इस पाउडर को पैक करके यूरोप, मध्य एशिया और दक्षिणी एशिया के देशों में सप्लाई किया जाता है, जहां दुनिया भर के करीब 57.8 मिलियन लोग इसका नशा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब यह हेरोइन अफगानिस्तान से निकलती है तो इसकी कीमत होती है सिर्फ 10,000 रुपए किलो, लेकिन मुंबई आते आते इसकी कीमत हो जाती है 50 लाख रुपए प्रति किलो। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में इसकी कितनी डिमांड है, जो इसकी कीमत को 500 गुना बढ़ा देती है। न्यूयॉर्क में इसी हेरोइन में मिलावट की जाती है और फिर ये 1 करोड़ रुपए में बिकती है। कंजम्पशन लेवल में ही जो ये है वहां हार्मफुल है और पैसा जाता ही जाता है। एक आदमी अगर एक पुड़िया खरीदेगा 2,000 5,000 जो भी देके खरीदेगा, वो पैसा दे भी रहा है और अपना जान को जोखिम में डाल रहा है, अगल बगल सोसाइटी को भी जोखिम में डाल रहा है। लेकिन उसके आगे हम बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चेन में, राइट टू द कल्टीवेटर एंड प्रोड्यूसर, वो तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स हैं। आप अगर 1 किलो हीरोइन आपको यहाँ 1 लाख या 2 लाख में मिलेगा, अगर प्योर है, जाके आप अगर बाहर बेचेंगे उसको, कोई ये करता है तो आजकल 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ भी मिलता है। 1980 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से यूरोप तक ड्रग्स जाने वाले बाल्कन रूट को बंद किया तो हेरोइन मुंबई और दिल्ली की गलियों में अफगानिस्तान से दक्षिणी पथ के रास्ते चोरी छिपे बिकने लगी। हालांकि हेरोइन में काफी मिलावट की जाती थी और ये ब्राउन शुगर या स्मैक के रूप में बिकती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक अफीम की स्मगलिंग भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से होती है, जबकि गांजा भारत नेपाल बॉर्डर से स्मगल किया जाता है और एटीएस और एमडी जैसे ड्रग भारत में म्यांमार के रास्ते से आते हैं। हम इसको कहते हैं ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये नेटवर्क आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी वर्ल्ड में इसके नेटवर्क है। लेकिन जब आप टारगेटिंग की बात करते हैं, टारगेटिंग के लिए वो लोकलाइज्ड हो जाता है कि अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में कोई सिंडिकेट होंगे जिनको वो सोर्स कर रहे होंगे, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा हो। ये तो सिचुएशनल आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका टारगेटिंग होता है या कहाँ आपका डी एडिक्शन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। ये बेसिकली इट इज ए यूबिक्विटस प्रॉब्लम।
एनसीबी के मुताबिक भारत में 30,000 करोड़ रुपए का नशे का कारोबार होता है। स्मगलिंग के अलावा भारत में नशे का कारोबार सीधे उपभोक्ता तक डार्क वेब के जरिए भी किया जाता है। डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया गया होता, यानी ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आम लोगों को दिखाई नहीं पड़ती हैं। इनके लिए खास तरह के सॉफ्टवेयर या ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। आसान शब्दों में समझें तो ये ड्रग सप्लायर और कंज्यूमर के बीच की कोड लैंग्वेज होती है। UNODC के मुताबिक डार्क नेट पर अकेले भारत से 1000 ड्रग लिस्टिंग्स पब्लिश की गई थी। आजकल तो इंटरनेट और ये सारे डार्क नेट, ये वो सारे कुरियर सर्विस, मेल सर्विस, ये आने के बाद तो ये जो एनोनिमाइजेशन है कि जो भी करना चाहता है ये एनोनिमिटी एक एश्यूड हो जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा तह तक पहुंच नहीं पाता। कहते हैं कि ड्रग्स की लत इतनी बुरी होती है कि ये मिल जाए तो भी जान जाने का खतरा होता है, न मिले तब भी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2019 में हर दिन 21 लोगों की जान ड्रग्स ने ली। इनमें से कई लोगों ने तो आत्महत्या की थी। भारत में ड्रग्स की ये समस्या युवाओं में एक बीमारी की तरह बढ़ रही है, जिसका इलाज आसान नहीं है। किस तेजी से भारत में ये पैर पसार रहा है, इसको समझिए। 2019 में भारत में 3,572 किलो हशीश पकड़ी गई, 3,42,045 किलो गांजा पकड़ा गया, 2,85,506 किलो सूखा पोस्त, 3,220 किलो हेरोइन, 4,448 किलो अफीम पकड़ी गई। सिर्फ एक साल बाद यानी 2020 में यह आंकड़ा किस कदर बढ़ गया ये देखिए। 2020 में 6,615 किलो हशीश, 5,60,031 किलो गांजा, 3,83,853 किलो सूखा पोस्त, 3,835 किलो हेरोइन और 5,204 किलो अफीम भारत में पकड़ी गई। 2021 में अब तक 2,123 किलो हशीश, 3,88,207 किलो गांजा, 4,47,148 किलो सूखा पोस्त, 3,086 किलो हेरोइन और 2,976 किलो अफीम पकड़ी गई। ये लोग ऑपरेट करते हैं कटआउट्स लेके कि एक स्टेज अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है तो दूसरा स्टेज अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी और सीक्रेसी मान के चलता है, सो दैट एक स्टेज पकड़ा गया तो दूसरे स्टेज तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। जाहिर है इतना ड्रग्स पकड़ा जा रहा है तो इसको इस्तेमाल करने वाले भी होंगे। जरा देखिए कि भारत में अलग अलग नशीले पदार्थों का किस तरह इस्तेमाल होता है और इसको किस आयु वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं। 10 से 17 साल की उम्र के करीब 30 लाख बच्चे शराब पीते हैं। इसी आयु वर्ग के 20 लाख बच्चे भांग की आदी हैं। 40 लाख बच्चे अफीम का नशा करते हैं। 20 लाख बच्चे सेडेटिव्स लेते हैं। 30 लाख सूंघने वाला नशा करते हैं, जबकि 8 लाख बच्चे कोकेन, ATS और हेल्यूसिनोजेंस का नशा करते हैं। 18 से 75 साल की आयु वर्ग में 15 करोड़ 10 लाख लोग शराब पीते हैं। 2 करोड़ 90 लाख गांजे का सेवन करते हैं। 1 करोड़ 90 लाख अफीम, 1 करोड़ 10 लाख सेडेटिव, 60 लाख इनहेलेंट, जबकि 50 लाख लोग कोकेन, ATS और हेल्यूसिनोजेंस का नशा करते हैं। मनोवैज्ञानिक असर ये पड़ता है कि बच्चा एक अलग ग्रुप में चला जाता है जो लोग ड्रग का सेवन करते हैं और उसका विकास नहीं हो पाता। तो ये एक ऐसा समुद्र कुआं है जिसमें बच्चा जब गिरता है या कोई भी बड़ा आदमी जब गिरता है तो गिरता ही चला जाता है, क्योंकि ये हैबिट फार्मिंग होती है, आदत पड़ती है इन दवाओं की। लेकिन बात सिर्फ नशा करने तक ही सीमित नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक देश में हजारों की तादाद में ऐसे मामले आते हैं जब नशे के आदी लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं।
एनसीआरबी के मुताबिक 2019 में हर दिन 21 लोगों की जान ड्रग्स ने ली। 2019 में ड्रग्स की वजह से 7,860 लोगों ने खुदकुशी की। 2018 में 7,193 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 2017 में 6,705, 2016 में 5,199 और 2015 में 3,670 लोगों ने ड्रग्स की वजह से जान दे दी। ऐसा नहीं कहना ठीक नहीं होगा कि नशे की वजह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कोई और मानसिक बीमारी है या समस्या है जिसकी वजह से कुछ लोग नशे का शिकार भी हो रहे हैं, और उन लोगों को शायद हताशा हो रही है, निराशा हो रही है, वो बात नहीं हो पा रही है, नशे से उनको वो फायदा नहीं हो पा रहा है जो वो ढूंढ रहे थे, और इसलिए शायद वो आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं। तो दरअसल कोई भी व्यक्ति यदि नशा करता है और उसकी वजह से उसको हमें लगता है कि मानसिक रूप से परेशान है, वो हमें देखना चाहिए एक मदद की पुकार के रूप में। डॉक्टर्स के मुताबिक देश के बड़े शहरों में मेथिलेनेडॉक्सिन, मेथाफेटामीन या एमडीएमए से लेकर हेरोइन तक का सेवन बड़े पैमाने पर हो रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत ड्रग्स का एक बड़ा बाजार है जो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ सप्लाई भी है, ट्रांजिट भी है और कंज्यूमर भी, जो किसी भी ड्रग पेडलर के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। न सिर्फ ड्रग कंट्रोल एजेंसियां बल्कि डॉक्टर्स और रिहैब सेंटर्स के लिए भारत में पनपता ड्रग का मायाजाल किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। भारत में गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काम करता है, जो ड्रग्स और नशे के कारोबार से जुड़े अपराधों को डील करता है। हम आपको बताते हैं कि एनसीबी कब बनी थी और यह कैसे काम करती है। ड्रग सप्लाई के नेटवर्क का भांडाफोड़ करना, रेव पार्टीज पर लगाम लगानी हो, ड्रग्स के लेन देन पर रोक लगानी हो, तो एक ही एजेंसी का नाम सामने आता है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नशीले पदार्थों के सेवन करने, बनाने, खरीद फरोख्त करने के खिलाफ देश में जो कानून है उसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 कहते हैं। इसके तहत दो तरह के नशीले पदार्थ आते हैं, नारकोटिक और साइकोट्रोपिक। नारकोटिक या नींद लाने वाले ड्रग्स प्राकृतिक चीजों से बनते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन वगैरह। जबकि साइकोट्रोपिक ड्रग्स दिमाग पर असर डालने वाले होते हैं। ये केमिकल बेस्ड होते हैं। एलएसडी, एमडीएमए, अल्प्राजोलम जैसे ड्रग्स साइकोट्रोपिक श्रेणी में आते हैं। ड्रग्स से जुड़े अपराध को रोकने के लिए 1985 में एनडीपीएस एक्ट बनने के बाद 1986 में एनसीबी का गठन हुआ। एनसीबी एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी, ट्रैफिकिंग, अवैध व्यापार और सप्लाई के मामलों में दखल देती है। हम जो एक केस करते हैं, एक केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे लीड्स मिलते हैं। कुछ लीड जो है एक्शनेबल होता है। एक्शनेबल का मतलब है कि उसी टाइम में, रियल टाइम में या लगभग शॉर्ट टर्म में कि 5 दिन में, 10 दिन में, उसके ऊपर हम ये करके स्टडी करके सर्विलेंस करके सर्च करते हैं, क्योंकि ये सारे एविडेंस बेस्ड होता है। हम तभी किसी आदमी को पकड़ते हैं अगर हमारे पास एटलीस्ट एक एडिक्वेट या सफिशिएंट एविडेंस हो, जिसके बेसिस पे कि आगे जाके उसको अगर हम कोर्ट में पेश करते हैं तो वो सक्सेसफुल हो, उसके अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन है वो कन्विक्शन में रिजल्ट। और कुछ लीड्स ऐसे मिलते हैं जो इंटेलिजेंस पर्पज में रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि एक फलाना आदमी या फलाना व्हीकल या फलाना घर वो मान लीजिए सस्पेक्ट है, लेकिन इमीडिएट बेसिस में अगर हम उसी में स्ट्राइक करेंगे तो उसी में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब सवाल ये कि अगर कोई ड्रग्स से जुड़े किसी अपराध में पकड़ा गया है तो उसको भारत में किस आधार पर और कितनी सजा होती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की मात्रा के आधार पर 3 तरह की सजाएं होती हैं। अगर नशीली ड्रग्स का सेवन कम मात्रा में किया गया है तो 1 साल कैद की सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कमर्शियल क्वांटिटी और खरीद बिक्री के उद्देश्य से नशीले पदार्थ रखने पर एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है।
अगर कम मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा में किसी के पास ड्रग्स मिलते हैं तो 10 साल तक की सजा है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। ड्रग्स को लेकर कानून हिंदुस्तान में क्या कहते हैं? वही ड्रग्स जो भारत में इस्तेमाल होने पर गैर कानूनी है, क्या दुनिया के किसी दूसरे देश में उसे मान्यता भी मिली हुई है, यानी कि उसे अवैध नहीं माना जाता? ये सारी जानकारियां होना भी जरूरी है। देखिए, भांग के पौधे को कैनाबिस बोलते हैं। भारत में भांग के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी पौधे से बनने वाले गांजे और चरस पर प्रतिबंधित है। भांग बेचने और इस्तेमाल की इजाजत कानूनन मिली हुई है, लेकिन इसी पौधे से मिलने वाले दूसरे पदार्थों का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 1 साल तक की जेल हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों है कि कैनबिस लीगल है जबकि उसके बाई प्रोडक्ट्स इल्लीगल हैं? इसका जवाब छिपा है उस दौर में जब अमेरिका ने कैनबिस को अवैध घोषित किया था। आज कई देश गांजे के इस्तेमाल को डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के कई राज्यों में इसका सेवन या खरीद फरोख्त किसी तरह का कोई अपराध नहीं माना जाता। एक वक्त था जब अमेरिका ने ड्रग्स पर पाबंदी के कानून का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया था। अमेरिका के दबाव में दूसरे देशों को भी इन्हें प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाना पड़ा था, मगर अब खुद अमेरिका ने कई राज्यों में गांजे के इस्तेमाल को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में गांजे का सेवन एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध माना जाता है। गांजे का सेवन करने, अपने पास रखने, अवैध खेती या व्यापार करने पर 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इंडिया में जहां तक हम बात करें, वो इंडिया में अर्ली 80s में ही इसके बारे में एक जागरूकता आई, एक कंसर्टेड एक्शन बाय ब्रिंगिंग इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर, ये सारा सन 84-85 से शुरू हुआ इंडिया में। लेकिन उसी हिसाब से आप देखा जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम अगर 1900 से इसके पीछे लगे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी, पार्टिसिपेटिंग नेशंस, ये सारा करने के बाद भी हम इसी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात है। इसीलिए वो एनसीबी जैसा ऑर्गेनाइजेशन या डीआरआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन है जो टारगेटेड है। भाई ये हमें 5 ग्राम 10 ग्राम 1 ग्राम पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। What basically is to do is to neutralize those big syndicates. लेकिन गांजे को वैध करने की बहस देश में अक्सर छिड़ती रहती है। मेनका गांधी, शशि थरूर और तथागत सतपति जैसे सांसद अक्सर गांजे को वैध करने के लिए आवाज उठाते रहे। जानकारों का मानना है कि अगर गांजे को वैध कर दिया जाता है तो इसका दुरुपयोग कर दूसरे खतरनाक नशीले पदार्थ बनाए जा सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। मेडिकल साइंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि गांजे के लंबे समय तक के इस्तेमाल से कई बीमारियां होने का भी डर है। ये ड्रग्स की लत क्यों पड़ जाती है? क्यों दुनिया की इतनी बड़ी तादाद में युवा ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं? आखिर ड्रग्स दिमाग में जाकर ऐसा क्या करता है कि उसकी लत लग जाती है? मानसिक तौर पे बदलाव देखें तो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है, बच्चा अकेला रहना पसंद करता है, उसका मन उदास रहता है, उसे ऐसा लगता है कि किसी के साथ कोऑपरेट कर पाना बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है उस बच्चे के लिए। उसे अपने आप को तैयार करके रखना, अपनी पर्सनल अपीयरेंस में जो शौक़ होता है कि आज बन ठन के कहीं जाएंगे, थोड़ा तैयार होते हैं, थोड़ा परफ्यूम लगाते हैं, कंघी करते हैं, इन सब से उनकी रुचि उठ जाती है। उनको अपनी अपीयरेंस का बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। बहुत ज़्यादा बोर्डम आ जाती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा आ जाती है, बोर्डम बहुत ज़्यादा आ जाती है, झूठ बोलना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बच्चे छोटे छोटे अमाउंट आपके पर्स में से कुछ 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये चोरी करना शुरू कर देते हैं। यूएनओडीसी और समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1.14% भारतीय हेरोइन के आदी हैं। 0.96% लोग अफीम से बने फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं और 0.52% लोग अफीम का सेवन करते हैं।
60 लाख लोगों को अफीम उत्पादों के उपयोग की बीमारी है। देश में अफीम उत्पाद के आदियों की आधी संख्या उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात के राज्यों से आती है। आबादी के प्रतिशत के लिहाज से मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली नशे से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। सभी नशीले पदार्थों का अगर लगातार इस्तेमाल किया जाए तो नंबर 1 उनका आदत लगने की संभावना होती है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो आपके शरीर के लिए टॉक्सिक होते हैं। इसका मतलब लंबे समय तक उसका इस्तेमाल करने के बाद आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर उसका बड़ा गहरा और बड़ा नेगेटिव वाला प्रभाव पड़ता है। तो चाहे सिगरेट हो, चाहे शराब हो, हेरोइन हो, ये सारी ड्रग्स ऐसी हैं कि जो को लगातार लेते रहने के बाद में इनका एडिक्शन भी हो सकता है और शरीर के अलग अलग अंगों में इसका दुष्प्रभाव वो भी देखने को मिलता है। सवाल उठता है कि आखिर नशे को लेकर ऐसी दीवानगी क्यों है? गंदा है पर धंधा है, लेकिन इतनी डिमांड क्यों है? नशे की लत क्यों लगती है और एक बार लगने के बाद दोबारा छूटती क्यों नहीं? आखिर ड्रग्स दिमाग में पहुंचकर क्या करते हैं? दरअसल इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है। ये कई छोटे छोटे सेल्स से बना होता है जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। दिमाग में सिग्नल्स, जानकारी या मैसेज का आदान प्रदान ये न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है या नशा करता है तो ड्रग्स दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि ड्रग्स का केमिकल स्ट्रक्चर न्यूरोट्रांसमीटर के स्ट्रक्चर से मेल खाता है। ड्रग्स लेने के बाद दिमाग के न्यूरॉन्स एक्टिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं होते जैसे नेचुरल तरीके से होने चाहिए। यही वजह है कि दिमाग उल्टे सीधे मैसेज पास करने लगता है। नशे के हालत में व्यक्ति इसी वजह से बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देता है। सबसे ज्यादा दिमाग के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि दिमाग की जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, वो रुक जाती है। लोगों की फैसला लेने की ताकत, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हेलुसिनेशंस होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग होने लग जाती है और ज्यादातर बच्चे जो यंग एज में लेते हैं स्कूल ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। वो कॉलेज, उनकी एजुकेशन रुक जाती है। नाजिया, वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है, वोमिटिंग हो भी सकती है। भूख बहुत ज्यादा लगती है तो शरीर का वजन बढ़ जाता है। ज्यादातर बच्चों का शरीर का वजन या बड़ों का शरीर का वजन बढ़ जाएगा। ड्रग्स लेने के बाद दरअसल व्यक्ति डिसइनहिबिटेड बिहेवियर करने लगता है। जब नशा ज्यादा होता है तो नींद, थकान, बेचैनी और घबराहट जैसी चीजें दूर हो जाती हैं। हालांकि व्यक्ति सही गलत में फर्क नहीं कर पाता है और उसकी कॉन्शियसनेस कम हो जाती है। दरअसल जो नशे की लत या एडिक्शन है, ये एक क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की तरह है। इसका मतलब ये बीमारी ऐसी है कि लंबे समय तक चलने वाली है, इसलिए इसका इलाज वो भी लंबे समय तक किया जाना जरूरी है। तो जैसे डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, डिप्रेशन की बीमारी होती है, इन सब में लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को शायद जिंदगी भर के इलाज की भी जरूरत पड़ सकती है। उसी तरह से नशे की लत भी ऐसी है कि व्यक्ति को लंबे समय तक इलाज, लंबे समय तक मदद और सहारा वो मिलना बहुत जरूरी है। ड्रग्स का सेवन किया जाए या फिर किसी से ड्रग्स थोड़ी सी भी मात्रा में पकड़ी जाए या फिर कोई ड्रग्स का कारोबार करे, किस तरह के नियम, कानून, प्रावधान है दुनिया के अलग अलग देशों में, ये दिखाते हैं। भारत में नशीले पदार्थों का सेवन, खरीद फरोख्त करने वाला शख्स अलग अलग तरह की सजा का हकदार होता है। ये निर्भर करता है मकसद और नशीले पदार्थों की मात्रा पर। आइए आपको बताते हैं कि अलग अलग देशों में ड्रग्स के सेवन या खरीद फरोख्त पर क्या सजा है। मलेशिया, यहाँ ड्रग्स बेचने वालों को मौत की सजा सुनाई जाती है। अगर किसी के पास ड्रग्स मिलता है तो उस पर जुर्माना लगने के साथ ही जेल हो सकती है। चीन, ड्रग्स के साथ पकड़े जाने पर उसे सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जाता है। ड्रग्स से जुड़े दूसरे मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी है। वियतनाम, अगर कोई 1.3 पाउंड से अधिक हेरोइन के साथ पकड़ा जाता है तो उसे फांसी दे दी जाती है। ईरान, ड्रग्स के साथ पकड़े जाने पर
भारी जुर्माना लगाया जाता है। कई मामलों में मौत की सजा तक दी जाती है। तुर्की, नशीले पदार्थ मिलने पर सजा के तौर पर भारी जुर्माना और लंबी जेल की सजा मिलती है। सऊदी अरब में ड्रग्स बेचने वाले को मौत की सजा मिलती है। अरब में शराब अवैध है। अगर किसी के पास शराब या नशीले पदार्थ मिलते हैं तो उसे सार्वजनिक स्थान पर कोड़े मारे जाते हैं। मौत की सजा भी दी जा सकती है। सिंगापुर, अगर कोई ड्रग्स बेचने का दोषी पाया जाता है तो मौत की सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया, अगर कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसे लंबे समय तक एक शिविर में कैद करके रखा जाता है जहां उससे कोई संपर्क नहीं कर सकता। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।